वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या जिसे हम सिंपली कहें दिस इज़ अपेंडिक्स। अब अगर इसकी सर्जिकल एनाटमी की बात करें तो हमें पता है अपेंडिक्स जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और अगर इसको और डिटेल में देखें तो ये एक्चुअली डाइवर्टिकुलम है। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज़ अ डाइवर्टिकुलम, इट इज़ नैरो, इतनी ज़्यादा थिक नहीं है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 5 मिलीमीटर के राउंड है, और इसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है, 5 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। अब अपेंडिक्स जो है ना वो बेस बेस से निकल रही होती है, ठीक है, और इसकी जो बेस होती है वो हमारे पास सीकम के ऊपर अटैच है, यानी हम कह सकते हैं अपेंडिक्स जो है ये सीकम में से निकल रही है। सीकम में भी अगर डिटेल की बात करें तो पोस्टोमीडियल सरफेस जो है सीकम की वहाँ से निकल रही होती है। अब अगर थोड़ा और डिटेल में देखें कि सीकम में भी पोस्टोमीडियल सरफेस के ऊपर कहाँ से निकल रही होती है, वेल जो आइलियम और जो सीकम की जंक्शन है जिसे हम कहते हैं आइलोसिकल जंक्शन, उसके 3 सेंटीमीटर इंफ्रोलैटरल साइड से सीकम के ऊपर पोस्टोमीडियल साइड से निकल रही होती है। नाउ दिस वाज द बेस ऑफ अपेंडिक्स। इसके अलावा अगर अपेंडिक्स की बाकी जितनी भी प्रोजेक्शन है अपेंडिक्स उसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल है, और इसकी जो पोजीशन है वो भी हाईली वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स जो है वो रिट्रोसिकल भी हो सकती है, पैल्विक भी हो सकती है, प्री इलियल भी हो सकती है, पोस्ट इलियल, इसी तरह ये सबसिकल भी हो सकती है। सो इसकी वेरिएबल जो है पोजीशन है, लेकिन जो बेस इसकी वो फिक्स्ड है। सो अगर बेस की बात करें तो बेस जो अपेंडिक्स की है वो कांस्टेंट है, लेकिन खुद इसकी पोजीशन वेरिएबल है। अब ये बेस है कहाँ पर, हमें पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कोलॉन है, उनके ऊपर क्या चढ़े हुए होते हैं, 3 टीनिया होते हैं, और ये टीनिया कहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं, सीकम के ऊपर। सो जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं इन 3 टीनियाए का, वहाँ से अपेंडिक्स की जो बेस है वो ओरिजिनेट होती है। सो जब भी हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, जो एंटीरियर वाला टीनिया है ना उसको ट्रेस करते जाते हैं, या हल्की सी उसके ऊपर ट्रैक्शन देते हैं, तो हम चलते चलते ना अपेंडिक्स को ट्रेस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंजेनिटल अनैमलीज की, तो रेयर केसेस में अपेंडिक्स जो है ये सिकम से नहीं निकलती। रेयर केसेस में हो सकता है कि ये गॉल ब्लैडर के पास हो, लेफ्ट आइलिक फोसा के पास हो। इसके अलावा अगर बात करें मिजेंट्री की, इस अपेंडिक्स के ऊपर जो मिजेंट्री चढ़ी है उसे हम कहेंगे दिस इज़ मीजो अपेंडिक्स, और ये कहाँ से राइज करती है, फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ मिजेंट्री। अपेंडिक्स की अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो ऑफ कोर्स इसको अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो पेंडिकुलर वेन से ड्रेन करती है, और लिम्फेटिक्स की बात करें तो इलियोसिकल लिम्फ नोड से ड्रेन करते हैं। सो ब्लड सप्लाई की जिस तरह हमने बात की कि इसको अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है, ये अपेंडिकुलर आर्टरी आती कहाँ से है, ये ओरिजिनेट होती है इलियोकोलिक आर्टरी से। इसी तरह हमने बात की कि इसको जो जो वेन ड्रेन करेगी उसका नाम है पेंडिकुलर वेन। ये वेन कहाँ पर ड्रेन करेगी, किसको ज्वाइन करेगी, दिस इज गोइंग टू ज्वाइन पोस्टीरियर सीकल वेन। इसके अलावा अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस की बात करें तो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, इसे हम कहेंगे अपेंडिसाइटिस। ना इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़, और इसकी जो ट्रीटमेंट है दिस इज़ अपेंडेक्टमी, और ये सारा चैप्टर भी इसी के ऊपर ही बेस करेगा। तो अगर सबसे पहले हम अपेंडिसाइटिस की इटियोलॉजी की बात करें तो इसकी इटियोलॉजी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो या बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो। बैक्टीरिया में बोथ एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया आ सकते हैं। अब जो इनिशिएटिंग इवेंट होता है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया आएंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहेंगे। सो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन हुई। ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह हो सकती है, फिकुलेट्स, कोई पोटी के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो आ जाए, इस तरह लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया, कोई कैलिकुलाई आ जाए, जिस तरह फॉर एग्जांपल गाल स्टोन आइलेस से हमारे पास स्टोन्स आए थे, कैलकुलाई आ सकते हैं, या फिर इसके अलावा कभी कभी पैरासाइट्स आ सकते हैं। पैरासाइट्स के अलावा कोई ट्यूमर है कार्सिनोमा सीकम का। सो ये सारे क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद ऊपर बैक्टीरिया आएंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और इन्फ्लेमेशन होगी। सो अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होती है, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन, और फिर सब म्यूकोजा में क्या होता है, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया। सो देयर इज इन्फ्लेमेशन इन म्यूकोजा एंड देयर इज लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया इन सब म्यूकोजा। अब ये लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया क्यों होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल रोटा वायरस वगैरह, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपेंडेक्टमी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कभी कभी इसका ल्यूमेन जो होता है वो पेटेंट भी होता है, लेकिन फिर भी म्यूकोजल इन्फ्लामेशन हो जाती है और लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अब जब लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया होगा तो होगा क्या कि अपेंडिक्स का सारा ल्यूमन जो है नैरो हो जाएगा, स्टीनोस्ड हो जाएगा, और ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। एक दफ़ा जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो फिर क्या हो गया, अंदर म्यूकस और जितनी सारी सिक्रीशंस हैं, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स वगैरह, ये चीज़ें अंदर जमना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंटरल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो जितने लिम्फेटिक्स हैं वो कंप्रेस होंगे, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्ट होंगे, कंप्रेशन होगी, तो वो सही तरह
सक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एडीमा और ज़्यादा अकुमुलेट होगा, वहाँ पर म्यूकोसल अल्सरेशन हो सकती है। अब ये जो जगह है ये बैक्टीरिया के लिए बड़ी फेवरेबल है, इसके ऊपर बैक्टीरिया आएंगे और यहाँ पर इन्फ्लामेशन कराएंगे। अगर तो इस सारे केसेस में कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन हो जाती है, सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है, तो ठीक है, वेल एंड गुड। और ये रेजोल्यूशन किस तरह हो सकती है? एंटीबायोटिक्स थेरेपी से हो सकती है। अगर तो ये रिजॉल्व नहीं होता तो फिर क्या होगा? फर्दर लिम्फेटिक्स के बाद अब वीनस की ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाएगी। सो जब वेन इसको सही तरह ड्रेन नहीं करेगी, अंदर टॉक्सिन्स जो हैं वो जमते जाएंगे, जितनी वेसल्स हैं आर्टीरियल सप्लाई वो नहीं आएगी, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा। जब इस्कीमिया होगा तो वहाँ पर और ज़्यादा बैक्टीरियल इन्वेजन होगी, एनेरोब्स आएंगे मस्कुलरस प्रोप्रिया में, और यहाँ पर एक्यूट अपेंडिसाइटिस की पिक्चर जो है वो इस्टेब्लिश होगी। इस स्टेज पे हुआ क्या है कि इस्कीमिया हो गया, नेक्रोसिस होने लगी अपेंडिक्स की, हम इसे कहेंगे दिस इज़ गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस। और इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है पेरिटोनियल कैविटी की। सो जब गैंग्रीन बनेगा वहाँ पर परफोरेशन होगी और उसमें से सारे बैक्टीरिया निकलकर पेरिटोनियल कैविटी में आएंगे और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वो पेरिटोनाइटिस कॉज कराएंगे। इसके अलावा ओमेंटम जो है वो अपेंडिक्स के ऊपर आ जाएगा। हमें पता है ओमेंटम इज़ द पुलिसमैन। सो पूरी बॉडी में जब भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होती है, ये ओमेंटम सबसे पहले भाग कर उधर जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में तमाशा देखने का जिसको शौक होता है वो ओमेंटम होता है। यहाँ पे अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हुई है तो ओमेंटम या फिर स्मॉल बावल के जो लूप्स है ना, वो आएंगे अपेंडिक्स की तरफ और उसको सराउंड करेंगे ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन बाहर ना जाए, और वो इसके साथ चिपक जाएंगे, इन्फ्लेम हो जाएंगे। सो जिसकी वजह से हमारे पास फ्लैगमन बनेगा, जिसे हम कहेंगे मैस इन द राइट आइलिक फोसा। ये जो मैस बन गया है, जो कि फ्लैगमन की वजह से बने, इसे हम कहेंगे पेरी अपेंडिकुलर फ्लैगमन या अपेंडिकुलर मैस। इसके बाद होगा क्या कि रेयर केसेस के अंदर ये रिजॉल्व हो सकता है, नहीं होगा तो इसके अंदर एब्सेस भी बन जाएगा। और रेयर केसेस में क्या होगा, अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर म्यूकस जो है ना ये भरी रहेगी, तो हम इसे कहेंगे कि म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स। ऐसी अपेंडिक्स जिसके अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो सेटल डाउन कर जाए, लेकिन वहाँ पर म्यूकस जो है वो अभी भी हो। जिस तरह म्यूकस रिटेंशन सिस्ट होती है, इसी तरह इस केस में म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स होगा। इसके अलावा पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। ये क्यों होगा? जब बैक्टीरिया हमारे पास माइग्रेट करेंगे थ्रू द इस्कीमिक अपेंडिकुलर वॉल, या फिर परफोरेशन से माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर जो अपेंडिकुलर एब्सेस है वहाँ से आ सकते हैं, एब्सेस फट सकता है। तो इन सारे केसेस के अंदर पेरिटोनाइटिस हो सकता है। सो पेरिटोनाइटिस किस तरह हो सकता है? पहली बात, इस्कीमिक वॉल में से अपेंडिक्स की जो इस्कीमिक वॉल है वहाँ से सारे बैक्टीरिया पेरिटोनियम में आ जाए। दूसरी बात, परफोरेशन में से आ जाए। तीसरी बात, जो अपेंडिकुलर एब्सेस हुआ है वहाँ से आ जाए, एब्सेस फटे तो वहाँ से सारे बैक्टीरिया आ जाए। इसके अलावा अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो अपेंडिक्स किस तरह प्रेजेंट करती है? वेल, जो सिम्टम्स होंगे वो हम हिस्ट्री के ऊपर पूछेंगे। टिपिकल भी हो सकते हैं, एटिपिकल भी हो सकते हैं। सो अगर टिपिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो पेशेंट जो होगा वो कंप्लेन करेगा कि पहले उसको ना पेन जो थी पेरियम्बलाइकल रीजन के ऊपर थी, यानी तुन्नी के आसपास, इट वॉज कॉलिकी एंड डल। उसके बाद क्या हुआ कि वो पेन जो है वो शिफ्ट हो गया राइट आइलिक फोसा के ऊपर। सो जो शिफ्टिंग पेन है, दिस इज गोइंग टू टेल अबाउट द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। अब हुआ इसमें क्या है कि जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स थी, जो अपेंडिसाइटिस था, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया है? पेराइटल पेरिटोनियम को बार बार इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया और अब जो पेन है वो शिफ्ट हो गई है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो हिस्ट्री देगा कि जब मैं खांसता हूँ या जब मैं हंसता हूँ तो ये जो दर्द है ना ये बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मुझे मतली सी आ रही है, एनोरेक्सिया नौजिया वगैरह हो रहा है, और एक या दो ना मुझे वॉमिटिंग के एपिसोड्स भी आ गई हैं। अब जो एनोरेक्सिया है बड़ा यूज़फुल है और क्लिनिकल डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए है, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन। इसके अलावा एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन है। एटिपिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि इसमें भी पेन होगी, लेकिन जो पेन होगी ना वो सिर्फ राइट एलिक फोसा में ही होगी, स्टार्ट भी यहीं पे होगी और रहेगी भी यहीं पे। जो टिपिकल प्रेजेंटेशन थी ना वहाँ पे तो पहले पेन पेरियम लाइकल रीजन पे थी, बाद में वो शिफ्ट हो गई थी टुवर्ड्स द राइट आइलिक फोसा। लेकिन जो एटिपिकल प्रेजेंटेशन है इसमें पेन स्टार्ट ही राइट आइलिक फोसा से हुआ है और यहीं पे ही रहेगा। इसके अलावा डायरिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। होता है इसमें क्यों है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना इसके अपेंडिक्स की पोजीशन होती है पैल्विक, जो कि 21% केसेस में होती है। सो पैल्विक पोजीशन के अंदर होता क्या है, क्योंकि पैल्विस की तरफ जा रही है तो ये बार बार ब्लैडर को इरिटेट करेगी, टच करेगी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी यूरिनरी और स्टूल्स वाले सिम्टम्स आएंगे। ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। यूरिन में क्या होगा? यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। स्टूल्स में क्या होगा? स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिसे हम कहेंगे डायरिया।
इसके अलावा अगर हम एग्ज़ामिनेशन करें तो एग्ज़ामिनेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर पैल्पेशन, फिर परकशन वगैरह, और इसके कुछ स्पेशल साइंस हैं। तो अगर सबसे पहले इंस्पेक्शन की बात करें तो उसमें हम वाइटल्स वगैरह लेंगे। वाइटल्स में क्या होगा, पल्स देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे तो पायरेक्सिया होगा, पल्स देखेंगे तो पल्स थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा टंग, माउथ, थ्रोट देखेंगे और देखेंगे कोई फिशर टंग तो नहीं है, और पेशेंट फिटर और बैड ब्रेथ या स्मेल के साथ तो नहीं आ रहा। वेल ये चीज़ें भी 50% केसेस में मिल सकती हैं, फिशर टंग एंड फीटर ओरिस। इसके अलावा टॉन्सिल्स देखेंगे क्योंकि टॉन्सिलाइटिस के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, किसकी, मिजेंटेरिक एडिनाइटिस की। इंस्पेक्शन के बाद अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर जाएँ तो सबसे पहले देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है लोअर एब्डोमेन की वो लिमिटाइज है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, पेशेंट जो है वो सही तरह से सांस नहीं ले रहा, उसका पेट जो है ऊपर नीचे नहीं जा रहा। सो देर इज़ लिमिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इन लोअर एब्डोमेन। पैल्पेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, गार्डिंग मिलेगी, लोकलाइज टेंडरनेस मिलेगी और रीबाउंड टेंडरनेस मिलेगी इन द राइट आईलेग फोसा। रीबाउंड टेंडरनेस क्या होती है कि जब हम पेशेंट को दबाते हैं ना तो उसकी एक दफ़ा आई या सी करके ना इस तरह आवाज़ निकलती है, उसको पेन होती है। फिर अब हमने उसको दबाई ही रखना है, पेशेंट की पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर जैसे ही हम अपना हाथ छोड़ेंगे ना, पेशेंट को फिर पेन होगी, 2 दफ़ा पेन होगी, एक दफ़ा दबाने पे होगी, दबाई रखेंगे तो पेन नहीं होगी, फिर जैसे ही छोड़ेंगे तो पेशेंट को फिर पेन होगी। नाउ दिस इज़ रीबाउंड टेंडरनेस, और ये राइट आइलिक फोसा में होगी, और पेशेंट को उसके हम फेस की तरफ देखेंगे, उसको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी। एक और काम क्या कर सकते हैं, परकशन कर सकते हैं राइट आइलिक फोसा में, और इसमें भी जो है पेशेंट वो सेम रिस्पॉन्स देगा, टेंडरनेस होगी, गार्डिंग होगी, उसके सारे मसल जो हैं वो अकड़े हुए होंगे। अब इसमें कुछ हमारे पास स्पेशल साइंस आते हैं, इसको हम निमोनिक रखते हैं प्रॉप, PROP। P फॉर पॉइंटिंग साइन, R फॉर रॉवसिंग साइन, O फॉर ऑब्चुरेटर साइन एंड P फॉर सॉस साइन। इसके अलावा हर्नियल ऑरिफाइसिस को एग्जामिन करेंगे कि स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल या फैमरल हर्निया तो नहीं है। मेल्स में टेस्टिस को भी देखेंगे, कहीं टॉर्जन तो नहीं हुई टेस्टिस की, और काइटिस वगैरह तो नहीं हुआ। इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि हम डिफरेंट जो डिफरेंशियल्स हैं उन्हें रूल आउट करें। फॉर एग्जांपल कोई कोलोरेक्टल कार्सिनोमा वगैरह है, उसकी पेन तो नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्हीं 4 साइंस की, पॉइंटिंग साइन, सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे कहाँ दर्द होती है, तो वो अपनी जगह पे ना पॉइंट करेगा। तो फिर हमने पूछेंगे पहले दर्द कहाँ होती है, फिर बाद में कहाँ होने लगी। सो जहाँ से दर्द स्टार्ट हुई है पहले वो अपनी तुनी की तरफ इधर इशारा करेगा कि पेरियम्बलाइकल रीजन, पहले दर्द यहाँ हुई थी, बाद में ना इधर राइट आइलिक फोसा की तरफ हुई है, तो अपनी उंगली से पॉइंट करेगा, दिस इज़ पॉइंटिंग साइन। उसके अलावा अगर बात करें रॉवसिंग साइन की, तो इसमें होगा क्या कि जब हम डीप पैल्पेशन करेंगे लेफ्ट आइलिक फोसा की, तो पेशेंट को पेन होगी राइट आइलिक फोसा में, दिस इज़ रॉवसिंग साइन। इसके अलावा सॉस साइन है, सॉस में क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास एक इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होती है, वो सॉस मसल के ऊपर पड़ी होगी, तो वो क्या करेगी, सॉस मसल को इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से सॉस मसल जो है वो स्पाज्म में चला जाएगा। अब पेशेंट किस तरह इस स्पाज्म को नॉर्मली काउंटर करेगा कि अपनी हिप को जो ना फ्लेक्स रखेगा ताकि उसे पेन से रिलीफ मिले। तो हम इसका अगर उलट कर दें, हिप को एक्सटेंड कर देंगे, तो पेशेंट को दर्द होगी क्योंकि उसका मसल जो है वो स्पैज़्म है। सो हम पेशेंट को क्या कहेंगे, भाईजान तुसी लेट जाओ, उसको लेटा लेंगे और उसकी ना लत पकड़ के ना जो हिप वाली जगह है, ठीक है, हिप जॉइंट पे उसकी हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, मीनटू से उसकी टांग जो है उसकी कमर की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, क्योंकि हिप की एक्सटेंशन पीछे की तरफ होती है। सो जैसे ही हम हाइपर एक्सटेंशन करेंगे हिप की, तो जो सॉस मसल स्पाज में था, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन होगी, टेंडरनेस होगी, पेशेंट चीखेगा, दिस इज़ सॉस साइन। उसके अलावा एक ऑब्चुरेटर साइन है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी अपेंडिक्स होती है ना, वो ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल के साथ कांटेक्ट में आती है। सो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स इज गोइंग टू कांटेक्ट द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। सो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को लिटा देंगे और उसकी हिप्स को फ्लेक्स करेंगे और इंटरनली रोटेट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही इसी यही 2 हरकतें करने की वजह से, हिप को फ्लेक्स करने और इंटरनली रोटेट करने के ही वजह से, हमारी जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है वो जाकर ऑब्चुरेटर मसल के साथ स्ट्राइक करेगी, उसके साथ कांटेक्ट में जाएगी, और पेशेंट को जो पेन होगी वो हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में होगी। नाउ दिस वाज ऑब्चुरेटर साइन। इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स है, हमें पता है कि अपेंडिक्स की डिफरेंट पोजीशन होती है, रिट्रोसिकल भी होती है, पोस्टेलियल भी होती है, प्रीलियल भी होती है, पैल्विक भी होती है, इस तरह सबसिकल भी होती है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो 74% टाइम है, दिस इज़ रिट्रोसिकल, ये सीकम के पीछे है।
इसके अलावा जो 21% टाइम है दिस इज़ गोइंग टू बी pelvis. So most common position retrocecal, second most common position this is pelvic. So अगर retrocecal की बात करें तो इसमें rigidity और tenderness जो है वो absent है। बिल्कुल इसी तरह जो pelvic position है उसमें भी rigidity और tenderness absent है। अब होगा क्या कि जो retrocecal है उसमें deep tenderness loin region में होगी यानी flank region में होगी। इसके अलावा source sign जो है ये retrocecal में आएगा। सो रीट्रोसिकल में सिर्फ सॉस साइन पॉजिटिव होगा, प्रेजेंट होगा, ऑब्चुरेटर साइन नहीं आएगा। सो अगर पैल्विक पोजीशन की बात करें तो पैल्विक में जिस तरह हमने बताया दोनों में, ठीक है, जो एब्डोमिनल रिजिडिटी और टेंडरनेस है वो एब्सेंट है। अब अगर पैल्विक पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स की बात करें तो क्योंकि ये पैल्विस की तरफ जा रही है, पैल्विस में क्या क्या पड़ा होता है, ब्लैडर वगैरह होता है। सो मिक्चुएशन फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी जैसे जैसे ये अपेंडिक्स ब्लैडर को साथ साथ इरिटेट करेगी। सो अगर यूरिन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो स्टूल की भी करेगी। सो इसमें डायरिया भी होगा। अब ये सिर्फ पैल्विक में क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पैल्विस की तरफ है और ये सारे पैल्विक ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर एंड सो एंड सो। तो इसमें अगर हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो टेंडरनेस मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, रेक्टोवेजाइकल पाउच या पाउच ऑफ डोगलस यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा इसमें सॉस साइन भी पॉजिटिव है और ऑब्चुरेटर साइन भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो ऑब्चुरेटर मसल है ये भी पेल्विस में ही होता है। इसके अलावा एक और तीसरी पोजीशन की बात करते हैं विच इज़ पोस्टीलियल। ये सबसे कम प्रेजेंट होती है, ठीक है, 0.5% लोगों में होती है, ये सबसे कम फ्रीक्वेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होगी जिस तरह बताया पोस्ट इलियल, ये आइलियम के पीछे पड़ी होगी। सो इस केस को डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें कोई शिफ्टिंग पेल नहीं होती और टेंडरनेस भी इस तरह से टूटी फूटी सी इल डिफाइंड होगी, वो कोई एग्जैक्ट टिपिकल हिस्ट्री नहीं देगा। सो नो शिफ्टिंग पेन एंड टेंडरनेस इज इल डिफाइंड। इस सब के बाद अगर अकॉर्डिंग टू एज हम अपेंडिक्स के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले छोटे बच्चों की बात करते हैं, इन्फेंट्स। तो 36 महीने से पहले अपेंडिक्स को डायग्नोज करना रेयर है, ठीक है। और जो बच्चे आएंगे वो परफोरेशन के साथ आएंगे और पोस्ट ऑप मॉर्बिडिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई है और लेट प्रेजेंटेशन होती है इन लोगों में, क्योंकि इनको ना डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है, वो सही तरह हिस्ट्री नहीं दे सकते, ठीक है। अडल्ट से तो हम हिस्ट्री ले लेते हैं, पेन इधर थी, पेन इधर जा रही है, बच्चे इस तरह की हिस्ट्री नहीं देते। सो बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे परफोरेशन के साथ और डिफ्यूज्ड पेरोटिनाइटिस के साथ, क्योंकि परफोरेशन के बाद क्या होगा, पेरोटिनाइटिस होगा। इसके बाद बात करें अगर चिल्ड्रन की, इन्फेंट से बड़े थोड़े चिल्ड्रन, तो वो वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया के साथ आएंगे। एल्डरली की बात करें तो वो गैंग्रीन और परफोरेशन के साथ आएंगे और उनके अंदर जो पिक्चर होगी वो ऐसे ही लगेगा जैसे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन एक्चुअली वो अपेंडिसाइटिस होगा। मोटे लोगों के अंदर डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसी वजह से डायग्नोसिस के अंदर डिले होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे कि लोकल साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस जो है वो उन्हें डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होगा, डिले हो जाएगा और जितने सारे फीचर्स हैं वो डिमिनिश्ड होंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में अपेंडिसाइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिकल सर्जिकल डिजीज़ है, यानी इसको ऑब्स गाइनी वाले डील नहीं करेंगे, इन्हें सर्जन करेंगे, जनरल सर्जन डील करेंगे। अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें सेम फ्रिक्वेंसी में अपेंडिसाइटिस जो है वो मिल सकती है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन है। और कभी कभी होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है ना उसका यूट्रस इतना इलार्ज हो जाता है कि वो अपेंडिक्स को पुश कर देता है राइट अपर क्वाड्रेंट में, जिसकी वजह से जो अपेंडिसाइटिस की प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस कंप्लेन के साथ आएगी कि उसको पेन है इन द राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। फीवर जो है लेस कॉमन है, ल्यूकोसाइटोसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डिले कर देंगे ऑपरेशन में तो परफोरेशन हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। और क्योंकि इस केस में जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है और यूट्रस जो है वो इतना स्वेल कर गया तो उसने सारी जो इंटरनल अनाटमी उसे हिला जुला के रख दी है। सो अगर हम इसको टाइम से जो है वो डायग्नोस नहीं करेंगे तो यहाँ पर परफोरेशन पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस इसलिए क्योंकि ओमेंटम जो है ना, हमें पता है ये पुलिस मैन है और ये क्या करता है, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो ना ये वहाँ पर भाग जाता है वहाँ पर और वॉल ऑफ कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि पेशेंट जो है ये प्रेग्नेंट है, इसने सारी इंटरनल एनाटमी जो है वो हिला के रख दी है। सो इस केस में ओमेंटम जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि वो इन्फ्लेमेशन को वॉल ऑफ करे, तो परफोरेशन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है और तीसरा हमने पढ़ा था बैक्टीरिया जो है इस्कीमिक वॉल से भी आ सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पेंडेक्टमी करेंगे और पेंडेक्टमी प्रेगनेंसी के वक्त
किस तरह करेंगे, हाई इंसिजन देंगे, क्योंकि यूट्रस ने क्या किया है, स्वेल यूट्रस ने क्या किया है कि अपेंडिक्स को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। अपेंडिक्स जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में है, तो हम इंसिजन जो है ये यहाँ पर देंगे। कौन सा इंसिजन देंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी रदरफोर्ड मॉरिस इंसिजन। अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ ऑब्लिक मसल कटिंग इंसिजन। इसका जो लोअर एंड होता है ना वो मैकबर्नीस पॉइंट के ऊपर होता है, और अपर एंड जो होता है ना उसे हम ऑब्लिकली इतना ऊपर अपवर्ड और लैटरल ले जाते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो। सो प्रेगनेंसी में हम रदरफोर्ड मॉरिस इंसिजन देंगे। और ये इंसिजन देना क्या है, कितना ऊपर देना है, हमने कहा है कि जो यूट्रस होती है वो अपेंडिक्स को ऊपर की तरफ पुश कर देती है। कितना ऊपर देना है, वेल ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने मंथ्स पे आए, 3 मंथ्स पे आए, 4 5 6 7 8 मंथ्स पे आए। जितने मंथ लेट आएगा, जिन यानी मीन टू से कि जितना प्रेगनेंसी का टाइम होगा, इसका मतलब अपेंडिक्स जो है वो उतनी ऊपर जाती जाएगी। सो इंसिजन उतना ही ऊपर देंगे। इसके अलावा अगर टीडीज़ की बात करें, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, तो बच्चों में और हैं, एडल्ट्स में और हैं, और एडल्ट फीमेल में और हैं, और एल्डरली पर्सन के अंदर और हैं। जैसे जैसे हम एल्डरली की तरफ जाएंगे तो कार्सिनोमा की तरफ जाएंगे, बच्चों में जाएंगे तो इंटरस्क्रिप्शन और इन सारी डिजीज़ की तरफ जाएंगे। सो अगर बात करें चिल्ड्रन के अंदर एक्यूट अपेंडिसाइटिस के डिफरेंशियल्स की, छोटे बच्चों के अंदर गैस्ट्रोएंटराइटिस है, मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस है, मैकस डाइवर्टिकुलाइटिस है, इंटरस्क्रिप्शन है, HSP विच इज़ हीनोक्शॉनलिन परपरा, उसके अलावा लोबार नमूनिया, ये छोटे बच्चों के अंदर है। अब इन्हें किस किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, वेल जो गैस्ट्रोएंटराइटिस होगा उसमें डायरिया और वॉमिटिंग के प्रोमिनेंट फीचर्स होंगे। राइट एलिक फोसा के अंदर कोई टेंडरनेस नहीं होगी। मेसेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस के अंदर क्या होगा, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी होगी, सोर थ्रोट भी होगा, पेन जो होगी वो सरकम ओरल पैलर होगी। इसके अलावा शिफ्टिंग टेंडरनेस होगी। वेल ये जो साइन है शिफ्टिंग टेंडरनेस का, ये मेसेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस के साथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें होगा क्या कि पेशेंट को कहेंगे कि अपनी लेफ़्ट साइड पे मुंह करके लेट जाओ, ठीक है, लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में। फिर क्या होगा कि जो मैक्सिमम टेंडरनेस का पॉइंट है ना, कुछ मिनट बाद वो खुद ब खुद मूव करके लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पेशेंट कहें कि तुम लेट जाओ और अपना मुंह लेफ़्ट लैटरल साइड के ऊपर कर दो, और उसकी जो पेन है वो राइट आइलिक फोसा से शिफ्ट होकर लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाए, दैट्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मिजेंट्री, तो हम कहेंगे कि ये मिजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस है। और इसका मतलब है कि मिजेंट्री जो है वो इन्फ्लेम्ड है, लिम्फ नोड जो है वो इन्फ्लेम्ड है। इसके अलावा अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं मैकस डाइवर्टिकुलाइटिस को, तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, वेल जो टेंडरनेस होगी वो सेंट्रल होगी या लेफ्ट साइडेड होगी। इसके अलावा GI ब्लीडिंग भी होगी। इंटरस्क्रिप्शन अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है अपेंडिसाइटिस के साथ। इंटरस्क्रिप्शन जो होती है वो 18 महीने के ऊपर होती है, 2 साल से पहले अनकॉमन है। और इंटरस्क्रिप्शन में जो हमारे पास सॉसेज मैस होगा वो मिलेगा, करंट जैली जो स्टूल्स होंगे वो मिलेंगे, और एम्प्टीनेस पेशेंट जो है वो रिपोर्ट करेगा। सो ये सारे फीचर्स हैं इंटरस्क्रिप्शन के। इसके अलावा हीनोक्शॉनलिन परपरा, ये क्या होता है, ये पोस्ट इन्फेक्शन, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगी या कोई और इन्फेक्शन होगी, उसके बाद इम्यून रिएक्शन है, IgA मीडिएटेड है। इसमें होगा कि आप पेशेंट प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन के साथ और पैल्पेबल परपरा के ऊपर। ऐसा परपरा जो कि पैल्पेबल है, यानी ये वास्कुलाइटिस की वजह से ऑन द एक्सटेंसिव सर्फेसेस, और ये परपरा जो होता है करेक्टरिस्टिकली हिप्स के ऊपर होता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया जो है वो हो सकता है। अगर हम लोबार नमूनिया सस्पेक्ट करें तो नमूनिया में क्या होता है, प्लूरैटिक चेस्ट पेन होती है, ऐसी चेस्ट पेन जो कि सांस लेने पे पड़ती है। देयर इज़ नो एब्डोमिनल टेंडरनेस, एक्सरे कराएंगे तो साफ पता चल जाएगा, कंसोलिडेशन नज़र आ जाएगी। बाद अगर एडल्ट्स में हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस के डिफरेंशियल्स की बात करें तो क्या आ सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, यूरिटारिक कॉलिक हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, टेस्टिकुलर टोजन या रेक्टस शीट हेमाटोमा वगैरह हो सकते हैं। सो अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, तो पैंक्रियाटाइटिस को किस तरह एक्सक्लूड करेंगे, सीरम एमिलेज और यूरिन एमिलेज कराएंगे। एमिलेज वैसे तो हर चीज़ में बढ़ता है, प्रेगनेंसी में बढ़ता है, इसी तरह परफोरेशन है GI की उसमें बढ़ जाता है, पेप्टिक अल्सर बढ़ जाता है, लेकिन अगर इसके लेवल 4 टाइम इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब है दिस इज़ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एमिलेज से अच्छा जो ज़्यादा सेंसिटिव है दिस इज़ लाइपेज। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री देख लेंगे अल्कोहल इंटेक की या कोलिलिथियासिस वगैरह की। और सेकंड डिफरेंशियल की बात करें एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे, पेन जो कि वो बैक के ऊपर जाएगी, इंटरस्कैपुलर रीजन, टिप ऑफ द राइट शोल्डर के ऊपर जाएगी। इसके अलावा यूरिटारिक कॉलिक की बात करें तो इसमें करेक्टर रेडिएशन जो है ना पेन की वो डिफरेंट है। अपेंडिसाइटिस के अंदर कॉली डल होती है, यूरिटारिक में ना ग्रोइन की तरफ रेडिएट कर रही होती है और बड़ी शार्प पेन होती है। इसके अलावा
पेशेंट के अगर यूरिन एग्जामिनेशन कराएं तो उसके अंदर आरबीसीज मिलेंगे, पस मिलेंगे, एक्सरे किडनी यूरिन ब्लैडर KUB कराएं या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएं तो हमें पता चल जाएगा कोई यूरिटेरिक स्टोन तो नहीं है, कॉलिक तो नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस अगर राइट साइड के ऊपर हो जाए तो वो भी मिमिक कर सकता है अपेंडिसाइटिस को। इसमें क्या होगा, पेन होगी, साथ फीवर होगा और राइगर्स होंगे, क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस है तो इसमें राइगर्स होंगे। यूरिन वगैरह टेस्ट वगैरह कराएंगे तो साथ पायोयूरिया हो सकता है। इसके अलावा परफोरेटेड पैप्टिक अल्सर, इसमें क्या होता है, कट थ्रू पेन होती है जो कि सीधी बैक की तरफ जा रही होती है, या फिर ऐसी पेन जो होगी जो राइट पैराकोलिक गटर्स की तरफ जा रही हो। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ परफोरेटेड पैप्टिक अल्सर। इसके अलावा रिजिडिटी होगी क्योंकि परफोरेशन होगी, पेरोटिनाइटिस के फीचर्स होंगे। एक्सरे कराएंगे तो एयर अंडर डायफ्राम मिलेगा और सीटी कराएंगे, सीटी एब्डोमेन, तो हमें साफ पता चल जाएगा। टेस्टिकुलर टॉर्जन को देख सकते हैं, पेशेंट जो है वो रेफर होगी इस केस में राइट आइलिक फोसा में। इसके अलावा स्क्रॉटम को हम एग्जामिन करेंगे और सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस है उसे रूल आउट करेंगे। रेक्टस शीट हेमाटोमा हो सकता है, इसके अंदर पेशेंट को पेन होगी, एक्यूट पेन आफ्टर एक्सरसाइज या ट्रॉमा। सो अगर एक्सरसाइज और ट्रॉमा की हिस्ट्री आ रही है और पेन आ रही है, दिस इज रेक्टस शीट हेमाटोमा। उसके अलावा अगर एडल्ट फीमेल की बात करें तो फीमेल्स के अंदर पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, मेटस्मर्स सिंड्रोम हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, टॉर्जन या फिर हैमरेज ओवेरियन सिस्ट की हो सकती है। सो अगर फीमेल्स में बात करें पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की तो इसमें क्या होगा, वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री होगी, लोअर एब्डोमेन पेन की होगी, डिस्मेनोरिया, बर्निंग, मिक्चुएशन वगैरह होगी। इसके अलावा सर्वाइकल टेंडरनेस हो सकती है सर्विक्स के अंदर। हाई वजाइनल स्वैब लेंगे, कल्चर कराएंगे तो हमें साफ पता चल जाएगा ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। ट्रीटमेंट में फ्लोरोक्विनोलोन्स या मेट्रोनाइडाजोल देंगे। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर दूसरी चीज़ है मिटलस्मर्स सिंड्रोम। नाउ दिस इज़ अ मिड साइक्लिकल पेन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ फॉलिकुलर सिस्ट। इसमें पेन होगी लोअर एब्डोमेन में और पेल्विक में, और जो पेन है वो सबसाइड कर जाएगी विद इन आवर्स। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें क्या करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा। हर फीमेल जो कि रिप्रोडक्टिव एज की है, चाइल्ड बेयरिंग एज की है, वो हमारे पास आती है तो उसका हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे। सो प्रेजेंटेशन क्या होगी, राइट साइड के ऊपर ट्यूबल अबॉर्शन हो सकती है या फिर अनरप्चर्ड राइट साइडेड ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा एनीमिया होगा, हाइपोवोलीमिया के सारे सिम्टम्स होंगे, हमें पता है एक्टोपिक के अंदर हाइपोवोलीमिया के सिम्टम्स मस्ट हैं। इसके अलावा अगर फोर्थ डिफरेंशियल की बात करें जो कि एडल्ट फीमेल में होगा, पहले तीन क्या थे, PID था, मिटस्मर्स था, एक्टोपिक था, और अगर फोर्थ की बात करें दिस इज टॉर्जन ऑफ ओवेरियन सिस्ट या फिर हैमरेज ऑफ एन ओवेरियन सिस्ट। इसमें क्या करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे और जो टॉर्जन है उसे हम अनट्विस्ट करेंगे और ओवेरियन सिस्टेक्टमी करेंगे। अगर एल्डरली की बात करें, ऐसे बड़े लोग जिनके अंदर हम अपेंडिसाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या चीज़ डिफरेंशियल्स के अंदर रखेंगे। सबसे पहले सिग्मोइड डाइवर्टिकुलाइटिस रखेंगे, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन रखेंगे, कार्सिनोमा रखेंगे, टॉर्शन अपेंडिक्स, एपिप्लॉयकाई, मेजेंटेरिक इन्फाक्शन, लीकिंग एओर्टिक एनेरिज्म, सॉस एब्सस, ये सारे जो हैं बाकी डिफरेंशियल्स आएंगे इन एल्डरली पीपल। सो अगर सबसे पहले सिग्मोइड डाइवर्टिकुलाइटिस की बात करें जिसमें कॉफ़ी बीन साइन होता है, मैन के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। CT स्कैन जो कराएंगे वो बताएगा कॉफ़ी बीन साइन है या ओमेगा साइन है। उसके अलावा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का अगर हम ट्रायल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिग्मोइड डाइवर्टिकुलाइटिस है या फिर अपेंडिसाइटिस है। इसके अलावा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जब डायग्नोस कर लेंगे तो फ्लूइड एंटीबायोटिक्स और NG डिकम्प्रेशन करेंगे। इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वॉमिटिंग होती है, पेन इन एब्डोमेन होती है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है, और फोर्थ एब्सोल्यूट या रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद अगर नेक्स्ट डिफरेंशियल की बात करें दिस इज कार्सिनोमा ऑफ सीकम, ये भी अपेंडिक्स की तरह प्रेजेंट जो है वो कर सकता है। इसके क्या फीचर्स हैं, ऑल्टर्ड बावल हैबिट्स है, अनीमिया है, मैस होगा जो कि पैल्पेबल होगा राइट आइलिक फोसा में। अपेंडिसाइटिस के अंदर कोई मैस नहीं बनता, हाँ अनलाइक अगर कोई फ्लैगमन वगैरह बन जाए तो वो और केस है। इसके अलावा अगर टॉर्जन अपेंडिक्स की बात करें तो इस केस में हम CT करवाएंगे या डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कराएंगे। मेजेंटेरिक इन्फाक्शन की बात करें तो इसमें सवियर पेरिअम्बलाइकल पेन होगी विच इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और AFib की हिस्ट्री हो सकती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री हो सकती है जहाँ से एम्बोलस या थ्रोम्बस आए हैं। इसके अलावा लीकिंग एओर्टिक एनेरिज्म की बात करें तो सडन सवियर पेन होगी एंड देयर आर साइंस ऑफ शॉक। इसके अलावा सॉस एब्सेस भी हो सकता है।
रेयर डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें प्री हर्पेटिक पेन हो सकती है हर्पीस वायरस से पहले पहले, राइट 10th और 11th डॉर्सल नर्व के ऊपर, टीबी स्पाइन, मैट्स ऑस्टियोप्रोसिस, मल्टीपल माइलोमा, एब्डोमिनल क्राइसिस दैट आर रिलेटेड टू पोरफायरियाज, डायबिटीज़ एंड ल्यूकीमिक इलियोसिकल सिंड्रोम। ये रेयर डिफरेंशियल्स हैं। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हमने पता है कि अपेंडिसाइटिस का जो डायग्नोसिस है वो मेनली क्लिनिकल है। हाँ, कुछ लैब्स कराएंगे ताकि हम कुछ रूल इन करें, कुछ रूल आउट करें फाइंडिंग्स। सो अपेंडिक्स में जो रूल इन करेंगे वो ल्यूकोसाइटोसिस होगा और लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब अगर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट ब्लड काउंट की बात करें तो उसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिक ल्यूकोसाइटोसिस होगी, ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाएगा, 14,000 से ऊपर चल जाएगा, इसका मतलब अपेंडिसाइटिस है। दूसरी बात, इसमें लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि जो सेगमेंट्स न्यूट्रोफिल्स के होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। हमें पता है कि जब वो पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे होते हैं तो वो पूरे जितने भी होते हैं गामा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ये सारे वहाँ पर लेफ़्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब है कि इमेच्योर जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो ब्लड में आई जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्टिव इन्फ्लामेशन है, तो जैसे ही न्यूट्रोफिल बनता है, इमेच्योर इमेच्योर छोटा जितना जैसा मर्जी, वो बॉडी जो है वो फेंकी जा रही है, जिसकी वजह से ग्राफ जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। दिस इज़ शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस की बात करें तो हम ये इसलिए कराएंगे ताकि डिफरेंट यूटीआईज़ हैं उन्हें एक्सक्लूड करें, पायलोनेफ्राइटिस है उसे एक्सक्लूड करें, कोई कॉलिक, कोई स्टोन वगैरह आ रहे हैं या यूरिन के अंदर कुछ और पस आ रही है, उन सबको एक्सक्लूड करें। प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करें। रेडियोग्राफ्स में हमें क्या मिल सकता है, एक्सरे एब्डोमेन सुपाइन करेंगे तो हमें जो ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, उन्हें हम रूल इन भी कर सकते हैं, रूल आउट भी कर सकते हैं। यूरिटेरिक कोलिक जो है वो भी मिल सकेगा KUB पे, विच इज़ किडनी यूरेटर ब्लैडर एक्सरे। उसके अलावा अगर चेस्ट एक्सरे कराएंगे इंक्लूडिंग डायाफ्राम तो हमें पता चल जाएगा कोई परफोरेशन वगैरह तो नहीं है, कोई परफोरेटेड अल्सर तो नहीं है, उसकी पेन तो नहीं है, सो हम ये इसको रूल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड कराएं एब्डोमेन और पेल्विस का, सबसे पहले पेल्विस की बात करें तो हम इसे यूज़ करेंगे टू रूल आउट ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे ताकि हम डायग्नोसिस करें एक्यूट अपेंडिसाइटिस का और उसकी लेवल ऑफ सिवियरिटी को चेक करें। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और क्यों करा सकते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट करें ये अपेंडिकुलर मैस है या अपेंडिकुलर एब्सेस है। इसके अलावा कंट्रास्ट इन्हांस सीटी कराएंगे, ये उन लोगों में कराएंगे जिनके अंदर डायग्नोसिस नहीं बन रहा, सब कुछ करा लिया है, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो फिर सीटी की तरफ जाएंगे। या फिर कोई ओल्डर पेशेंट है उनके अंदर हम सिटी की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके अंदर डाइवर्टिकुलाइटिस का चांस है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का चांस है और नियोप्लाज्म का चांस है। सो जब भी हमारे डिफरेंशियल के ऊपर डाइवर्टिकुलाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन या नियोप्लाज्म है तो उसमें हम कंट्रास्ट इन्हांस सिटी की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कराएंगे और ये हम उन औरतों में कराएंगे जो कि सेक्सुअली एक्टिव है, हु आर इन द चाइल्ड बेयरिंग एज। तो ऐसी औरतों में जितने भी राइट लोअर एब्डोमेन के कॉजेज़ हैं वो सारे हम अच्छी तरह पेट खोलकर चेक कर लेंगे, तसल्ली कर लेंगे। इसके बाद आता है अल्वारेडो स्कोरिंग सिस्टम। अब इसमें हम क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स को मिलाकर एक स्कोरिंग सिस्टम करेंगे जिसमें टोटल 10 मार्क्स होंगे और उसमें से अगर 7 मार्क्स या 7 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब अपेंडिसाइटिस है। सो इसमें सिम्टम्स के लिए एक निमोनिक है जिसे हम कहेंगे मैंट्रल्स, MANTRELS, MAN स्टैंड्स फॉर माइग्रेटरी पेन, A for anorexia, N for nausea and vomiting. Trels, TRELS. T stands for tenderness, R stands for rebound tenderness, E stands for elevated temperature, L stands for leukocytosis, S stands for shift in the लेफ्ट साइड, यानी जितने भी इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स हैं वो सर्कुलेशन में आई जा रहे हैं। तो इसमें से जो दो सिम्टम्स हैं ल्यूकोसाइटोसिस और टेंडरनेस इन राइट आइलिक फोसा, इनको 2-2 मार्क्स दिए हुए हैं, उसके अलावा बाकी सबको 1-1 मार्क दिए हुए हैं। अगर तो पेशेंट कहते हैं हाँ मुझे माइग्रेटरी पेन भी है, इसका मतलब 1 मार्क, एनोरेक्सिया भी है 1 मार्क, नोजिया वॉमिटिंग है 1 मार्क, टेंडरनेस है 2 मार्क, रिबाउंड टेंडरनेस है 1 मार्क, बुखार भी है 1 मार्क, ल्यूकोसाइटोसिस लैब्स के ऊपर आ गई है 2 मार्क्स, और ल्यूकोसाइटोसिस में जो शिफ्ट है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आया तो 1 मार्क। तो अगर तो स्कोर 5 से कम आया है तो इसका मतलब कोई अपेंडिसाइटिस नहीं है, 7 से ज़्यादा है तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, और अगर 5 और 7 के बीच में यानी 5 आ रहा है 6 आ रहा है तो इसका मतलब कि हमें कंट्रास्ट इन्हांस सीटी करवानी चाहिए ताकि फर्दर इवैल्यूएशन करें और क्लैरिफाई करें।
इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, तो वो सारी गैंग्रीनस और परफोरेशन की कॉम्प्लिकेशंस ही हैं। ज़ाहिर है जब अपेंडिक्स जो है वो गैंग्रीन कर जाएगी, परफोरेट कर जाएगी, तो सारी वही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल पेरिटोनाइटिस और ये सारी सारी। सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इसके अलावा और हो सकती हैं? वेल, अपेंडिक्स को अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो वहाँ पर अपेंडिकुलर मास बन सकता है, जिससे हम कहेंगे फ्लैगमन आ गया। इसके अलावा अपेंडिकुलर एब्सेस बन सकते हैं, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस। इसके अलावा फिस्टुला बन सकते हैं, जिन्हें फीकल फिस्टुला कहें। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एडिशंस बन सकते हैं, पोर्टल पाइमा वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा जितनी विमेन है उनके अंदर स्टेरिलिटी हो सकती है। इसके अलावा सेप्सिस और डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अपेंडेक्टमी करेंगे। तो अगर अपेंडेक्टमी की बात करें, ये क्या है, कैसे करना है? इट्स जस्ट रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। और इसको करने के क्या क्या तरीके हैं? वेल, पहला तरीका है कन्वेंशनल ओपन अपेंडेक्टमी, यानी पेट को खोलेंगे और अपेंडिक्स को निकालेंगे। दूसरा लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी भी कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कन्वेंशनल या ओपन अपेंडेक्टमी की, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इंसिजन देंगे। इंसिजन में हमारे पास बड़े ऑप्शंस है, ग्रिड आयन इंसिजन दे सकते हैं, उसके अलावा लैंस इंसिजन दे सकते हैं, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन दे सकते हैं, या लोअर मिड लाइन इंसिजन देंगे। वेल, अगर सबसे पहले ग्रिड आयन इंसिजन की बात करें तो ये सबसे कॉमन इंसिजन है अपेंडेक्टमी के लिए। अब ये इंसिजन देते कहाँ पे हैं? वेल, जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है और जो अम्बलाइकस है, उनके बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी। उस इमेजिनरी लाइन के राइट एंगल के ऊपर हम ये इंसिजन देंगे। अब ये जो पॉइंट है, ये मैकबर्नीज पॉइंट है, विच इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस। सो इंसिजन देने के बाद हम क्या करेंगे? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया, स्कार्पा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, अपोन्यूरोसिस, इन सबको इंसाइज करते जाएंगे इन द लाइन ऑफ इंसिजन। जैसे इंसिजन दिया है उसी को ही गहरा करते जाएंगे। इसके बाद होगा क्या है कि इन सबको काटेंगे तो नीचे इंटरनल ऑब्लिक पड़ा होगा, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल्स हो गए। इनके फाइबर्स को हम स्प्लिट कर देंगे, काट देंगे और पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा? आगे पेरिटोनियम पड़ी होगी, पेरिटोनियम को हम ओपन कर देंगे। ओपन किस तरह करेंगे? इट इज़ ओपन बिटवीन टू आर्टरी फोर्सेप्स। उसके बाद क्या करेंगे? ग्रिड आयन इंसिजन को हम रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन के अंदर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम बाकी अपनी अपेंडिक्स की सर्जरी कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि बाकी अपेंडेक्टमी के स्टेप देखें, बाकी इंसिजन को भी देख लेते हैं, जिसमें लैंस इंसिजन आता है, मॉरिसन रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन आता है, या लोअर मिड लाइन इंसिजन आता है। तो अगर बात करें लैंस इंसिजन की, ये कॉस्मेटिकली होता है और ये देते कहाँ पर है? 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्प्लाइकस। और ये कहाँ पर होगा? इसकी लोकेशन क्या होगी? वेल, जो मिड क्लेविकुलर रीजन है वहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे, और इसी तरह जो मिड इंग्वाइनल लाइन होगी इसको ड्रॉ करेंगे। इन दोनों के सेंटर के ऊपर जो जगह मीट होगी वहाँ पर 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्प्लाइकस इंसिजन देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? वही एक्सटर्नल ऑब्लिक, एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, इन सबको स्प्लिट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स और पेरिटोनियम को ओपन करेंगे। इसके बाद अगर बात करें रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन की, तो ये क्या है? दिस इज ऑब्लिक मसल कटिंग इंसिजन। और ये देंगे कहाँ पर? जो मैकबर्नीज पॉइंट है ना, वहाँ पे इसका लोअर एंड होगा, और इसका जो अपर एंड होगा वो कहाँ पर होगा? वेल, वो एक्सटेंड होगा ऑब्लिकली अपवर्ड और लैटरली, और हम इसको इतना एक्सटेंड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे? सारी लेयर्स को हम काट देंगे, डिवाइड कर देंगे इन द लाइन ऑफ इंसिजन। इन द लाइन ऑफ इंसिजन का मतलब जिस तरह इंसिजन जा रहा है उसी तरह ही काटेंगे, मीन टू से इंसिजन को हम गहरा करते जाएंगे। इसके अलावा अगर लोअर मिड लाइन इंसिजन की बात करें तो ये हम तब करेंगे जब हमसे डायग्नोसिस नहीं बन रहा, तो फिर जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये मिड लाइन में, तो फिर हम मिड लाइन में ही इंसिजन दे देंगे। ये तब करेंगे जब हम सस्पेक्ट करेंगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिटोनाइटिस है, परफोरेटेड अपेंडिक्स है, या फिर डायग्नोसिस जो है वो सही तरह नहीं बन रहा, तो लोअर मिड लाइन इंसिजन देंगे। अब तक तो हमने इंसिजन दे दिया है, पेरिटोनियम को भी ओपन कर दिए। इंसिजन कौन सा दिया है? हो सकता है रदरफोर्ड मॉरिसन दिया हो सकता है लैंस इंसिजन दिया हो सकता है ग्रिड आयन इंसिजन दिया हो। अब हमने पेरिटोनियम को ओपन कर दिया और अपेंडिक्स तक पहुंच गए हैं। अब होगा क्या? सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई सीरियस एक्सुडेट इन्फ्लेमेशन का या कोई पस पड़ी है तो उसे सबसे पहले सक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पैक लेंगे और वो वूंड की मीडियल साइड के ऊपर ठूंस देंगे, कहेंगे तुन देंगे। इससे होगा क्या कि जितने भी गट है या जो इंटेस्टाइन के लूप्स हैं
वो क्या करेंगे, मीडियली खिंच जाएंगे। हमारे लिए जो ग्राउंड है वो बनता जाएगा, जगह साफ़ हो जाएगी, हम इजीली यहाँ पे ऊपर काम कर सकते हैं। सो हमने पैक्स इंसर्ट किए ताकि जितनी भी इंटेस्टाइन है वो पीछे की तरफ यानी मीडियली जो है वो पुश हो जाए और हमारी जगह जो है वो क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सीकम को आइडेंटिफाई करेंगे। किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, जितनी भी लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसके ऊपर 3 टीनियाँ चढ़े होते हैं। जो एंटीरियर वाला टीनिया है ना उसको हम ट्रैक करते करते ट्रेस करते करते जहाँ पर आएंगे और वो सारे टीनिया आपस में कॉन्फ्लुएंस कर रहे होंगे वो सीकम होगी। सीकम को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें पता है कि सीकम के साथ से जो है वो अपेंडिक्स निकली होती है सीकम की सरफेस में से। सो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अपेंडिक्स के ऊपर कोई इन्फ्लेमेटरी एडिशंस तो नहीं है। अगर वो हैं तो उन्हें काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर अपेंडिक्स को वूंड में से डिलीवर करेंगे। अपेंडिक्स अभी सीकम के साथ ही लगी है, अभी हमने काटी नहीं है। अपेंडिक्स को बाहर निकाल लेंगे जो हमने वूंड बनाया है उसमें से। अब वो इस तरह की बॉडी से बाहर लटक रही है। अब ये हमने डिलीवर किस तरह किया है, वी डिलीवर्ड इट विद द हेल्प ऑफ बैबकॉक फोर्सेप। अब हुआ क्या है कि ये जो अपेंडिक्स है इसके ऊपर मीजोपेंडिक्स चढ़ी हुई है। इस मीजोपेंडिक्स को लाइगेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हुआ क्या है कि अपेंडिक्स जो है वो फ्री हो गई है, मोबिलाइज हो गया, हमने उसकी मीजोपेंडिक्स जो है वो काट दी है। अब जो अपेंडिक्स आ गई है इसको हम क्रश करेंगे। क्रश कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे ये सीकम के साथ जंक्शन पे जुड़ी हुई है ना वहाँ पर हम आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ कर उसको अच्छी तरह क्लैंप कर देंगे, जकड़ देंगे। जो आर्टरी फोर्सेप होता है ना उसके अंदर लॉक्स बनी होती हैं, इस तरह कैंची की तरह होता है, वो दबाते जाएं वो किड़ 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 करके ना वो लॉक्स लगते जाते हैं। सो आर्टरी फोर्सेप से ना उसको अच्छी तरह दबा देंगे जंक्शन से। फिर क्या करेंगे, उस आर्टरी फोर्सेप को रिमूव करेंगे और रीअप्लाई करेंगे जस्ट डिस्टल टू द क्रश्ड पोर्शन। फिर क्या करेंगे, एब्जॉर्बेबल सूचर लेंगे और उसको टाई कर देंगे उसी क्रश्ड पोर्शन के ऊपर और अपेंडिक्स को काट देंगे बिटवीन द आर्टरी फोर्सेप एंड द लाइगेचर। जो भी हमने सूचर लगाया था इन दोनों के बीच में काट देंगे। फिर उसके बाद ये जितना मैस बनाया है, पेशेंट को खोला है, ज़ख़म किया है, ये सब को क्लोज करेंगे। सो जो रायता फैलाया है उसको अब समेटेंगे। क्या करेंगे, हीमोस्टेसिस चेक करेंगे, पेरिटोनियम को क्लोज करेंगे, सूचर्स लगाएंगे। इस केस में जो होंगे विक्राइल सूचर्स लगाएंगे। अब पेरिटोनियम का जो क्लोजर है वो नेसेसरी नहीं है लेकिन कर लेंगे। उसके अलावा इंटरनल ऑब्लिक और जो ट्रांसवर्स मसल हैं काटे हैं उन्हें वापस लाएंगे, जोड़ेंगे इंटरप्टेड सूचर्स के साथ, विक्राइल सूचर्स के साथ। और जो एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस है उसे क्लोज करेंगे द कॉन्टीन्यूस मैनर। स्किन जो है उसके अंदर हम इंटरप्टेड सूचर्स लगाएंगे। इसके बाद अगर बात करें डिफरेंट लेयर्स की जो हमने काटी थी ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमने स्किन काटी, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू काटे, फिर सुपरफिशियल फेशिया ऑफ कैम्पर इसको काटा, फिर डीप फेशिया ऑफ स्कारपा जिसे हमने मेम्ब्रेनस फेशिया का इसे काटा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस इन मसल को काटा, फेशिया ट्रांसवर्सालिस आया उसे काटा, पेरिटोनियल फैट उसे रिमूव किया, ब्राइटल पेरिटोनियम को काट कर हम अंदर आ गए थे। इसके अलावा अगर बात करें लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, ये तो अभी तक हमने सारा पढ़ लिया ओपन अपेंडेक्टमी की, ये जो कन्वेंशनल अपेंडेक्टमी है। लैप्रोस्कोपिक की बात करें तो ये आजकल बड़ा इंक्रीज़ हो रहा है स्पेशली फीमेल्स के अंदर, और गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनके अंदर है उनके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रूल आउट करें। वेल इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जिस तरह लैप्रोस्कोपी में करते हैं कि नीमोपेरिटोनियम बनाते हैं, सबसे पहले नीमोपेरिटोनियम बनाएंगे। क्लोज्ड भी हो सकते हैं, ओपन टेक्निक भी हो सकती है। अब नीमोपेरिटोनियम हमने कहाँ से बनाया है, थ्रू अ स्मॉल इंसिजन नियर अम्बलाइकस। फिर क्या करेंगे, लेप्रोस्कोप जो है अंदर से पास कर देंगे अम्बलाइकल 10 मिलीमीटर पोर्ट में से। अब होगा क्या कि पेरिटोनियल की एग्जामिनेशन करेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, डायग्नोसिस कंफर्म कराएंगे, इन्फ्लेम अपेंडिक्स होगी तो उसे नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 और पोर्ट्स बनाएंगे जिन्हें हम कहेंगे 5 मिलीमीटर वर्किंग पोर्ट्स। कहाँ कहाँ पोर्ट्स बनाएंगे, पहली बात लंबा रीजन के ऊपर, ये भी 5 मिलीमीटर का होगा राइट साइड के ऊपर। दूसरा सुप्रा प्यूबिक 5 मिलीमीटर पोर्ट, ये सेंटर में बनाएंगे। वेल ये 2 पोर्ट हमने बाद में बनाए हैं। अब क्या करेंगे कि मीजोपेंडिक्स का है जो अपेंडिक्स के ऊपर चढ़ी हुई है उसको हम क्लिप करेंगे, कॉटरी करेंगे विद बाईपोलर कॉटरी। उसके अलावा अपेंडिकुलर बेस जो है उसे क्लिप करेंगे, लाइगेट करेंगे, यही सारा प्रोसीजर करेंगे। और इंट्रा कॉर्पोरियल सूचर्स वो लगाएंगे। अपेंडिक्स को रिमूव करेंगे थ्रू लंबार पोर्ट। बस ये याद रखना है कि नीमोपेरिटोनियम जो क्रिएट किया है वो अम्बलाइकस पोर्ट के थ्रू किया है, 10 मिलीमीटर अम्बलाइकस पोर्ट, और जो अपेंडिक्स को रिमूव किया है, विड्रॉ किया है, वो लंबर 5 मिलीमीटर पोर्ट के थ्रू विड्रॉ किया है।
कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पेंडिकुलर स्टम्प लीकेज हो सकती है जो भी आपने बनाई है जहाँ पर सूचर्स लगाए थे। इसके अलावा इंजरी हो सकती है सिकम और आइलियम को, जाहिर है लेप्रोस्कोपिक मेथड किया, ओपन तो किया नहीं है, तो हो सकता है कि इधर उधर वाजगी हो, ब्लीडिंग हो सकती है पेंडिकुलर आर्टरी में से, यूरिनरी ब्लैडर में इंजरी हो सकती है, सुप्राप्यूबिक पोर्ट में हो सकती है, इसी तरह पेल्विक एब्सेस वगैरह बन सकते हैं। अब ये तो था लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। अब सपोज़ हम ओपन अपेंडेक्टमी ही कर रहे हैं और हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो इनकाउंटर हो गया। फॉर एग्जांपल पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि जहाँ से हमने अपेंडिक्स निकालनी थी सीकम में एडीमा है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि अपेंडिक्स की बेस जो इन्फ्लेम्ड है, तीसरा बेस ही गैंग्रीनस है, चौथा हमने खोला है आगे से अपेंडिक्स है ही नहीं, पेशेंट कह रहा है पेन है, ठीक है। पांचवा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमें अपेंडिक्स नहीं मिल रही, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है अपेंडिक्स में ट्यूमर आगे से निकला है, हो सकता है अपेंडिक्स में आगे से परफोरेशन हो सकता है अपेंडिक्स की पोजीशन रिट्रोसिकल हो या एडहेरेंट हो। तो इन सारे केसेस में क्या करेंगे? वेल डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। पहला प्रॉब्लम है कि हमने खोला पेशेंट को, आगे जहाँ से अपेंडिक्स की बेस थी जो सीकम में लगी हुई थी वो सीकम ही एडिमेटस है, सो द सीकल वॉल इज एडिमेटस। अब इसमें देखेंगे अगर तो एडिमा जो है लिमिटेड है तो हम क्या करेंगे, सूचर अप्लाई कर देंगे हेल्दी सीकल वॉल के ऊपर, ठीक है। उस एडिमेटस को छोड़कर हेल्दी सीकल वॉल के ऊपर करेंगे। और अगर तो एडिमा एक्सटेंसिव है तो फिर हम इसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे और वैसे ही बंद कर देंगे। इसके अलावा हो सकता है दूसरा केस है, हमने पेशेंट को खोला है और जो बेस है अपेंडिक्स की वो इन्फ्लेम्ड है। इस केस में क्या करेंगे, अपेंडिक्स को ना हमने याद है फोर्सेप आर्टरी से हमने पहले उसे क्रश किया था, फिर हमने सूचर लगाया था। तो अगर तो अपेंडिक्स की बेस इन्फ्लेम्ड है तो हम उसे क्रश नहीं करेंगे, सिंपली उसको लाइगेट कर देंगे क्लोज टू द सिकल वॉल। और इतना ज़ोर से लाइगेट नहीं करेंगे कि वो सारे ल्यूमन को ओक्लूड कर दे, जस्ट लाइट इनफ। इसके बाद क्या करेंगे कि अपेंडिक्स को काट लेंगे, एम्प्यूट कर लेंगे और जो स्टम्प है उसे इन्वेजिनेट कर देंगे। तीसरा केस ये हो सकता है कि हमने खोला आगे से, अपेंडिक्स की जो बेस है इस बार इन्फ्लेम नहीं है, इस बार गैंग्रीन में है, तो इसमें ना क्रश करेंगे ना सूचर लगाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, दो स्टिचेस जो है ना उन्हें सीकल वॉल के अंदर लगा देंगे क्लोज टू द बेस ऑफ गैंग्रीनस अपेंडिक्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस गैंग्रीनस अपेंडिक्स को एम्प्यूट कर देंगे। तो सिकल वॉल के अंदर हमने दो सूचर्स लगाए थे, ठीक है। फिर उन्हें अब हमने टाइट करना है। वो किस तरह करेंगे, तो जो वॉल्स हैं उन्हें हम आपस में एक दूसरे की तरफ लाएंगे, फ्लश करेंगे और उसके बाद जो सूचर्स अभी लगाए हुए थे उन्हें हमने टाइट कर दिए। फिर इसके बाद एक सेकेंड लेयर लगाएंगे इंटरप्टेड सीरोमास्कुलर सूचर्स की। तो अगर हम इन तीन केसेस को रिवाइज करें, अगर सिकल वॉल में एडीमा है तो वो पहले देखेंगे लिमिटेड है कि एक्सटेंसिव है। लिमिटेड है तो हेल्दी साइड के ऊपर सूचर लगा देंगे, एक्सटेंसिव है तो छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर तो बेस ऑफ अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड है तो उसे क्रश नहीं करेंगे, उसकी जगह सिंपली सूचर लगाएंगे, लाइगेशन करेंगे क्लोज टू द सिकल वाल्व। और अगर तो अपेंडिक्स की बेस जो है वो गैंग्रीनस है तो इसमें दो सूचर लगाएंगे, ठीक है। उस गैंग्रीनस अपेंडिक्स को निकालेंगे, दोनों साइडों को आपस में फ्लश करेंगे, एक दूसरे के आसपास लाएंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और फिर उन सूचर्स को टाइट कर देंगे और फिर सेकंड लेयर लगाएंगे इंटरप्टेड सीरोमास्कुलर सूचर्स की। इसके अलावा एक केस ये हो सकता है जब अपेंडिक्स रीट्रोसिकल है और चिपकी हुई है। रीट्रोसिकल पोजीशन होती है अपेंडिक्स की, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, 74% टाइम आती है। अगर रीट्रोसिकल अपेंडिक्स और वो अडेरेंट है, साथ चिपकी हुई है, फाइब्रोस्ट है, तो फिर हम क्या करेंगे, रीट्रोग्रेड अपेंडेक्टमी करेंगे। रीट्रोग्रेड का मतलब हम पुट्ठा चलेंगे। नॉर्मल अपेंडेक्टमी में हमने किया क्या था कि पहले जो मीजोपेंडिक्स होती थी, जो उसके ऊपर चढ़ी हुई होती थी, उसे हम काटते थे, फिर हम अपेंडिक्स को काटते थे। जो रीट्रोग्रेड अपेंडेक्टमी है इसमें हम पुट्ठा चलेंगे, उल्टा चलेंगे। पहले अपेंडिक्स की बेस से उसे लाइगेट करेंगे, काटेंगे, बाद में मीजोपेंडिक्स को डिवाइड करेंगे, काटेंगे। ये हरकत तब करनी है जब अपेंडिक्स रीट्रोसिकल हो और एडेरेंट हो, चिपकी हुई हो। अब इसके अलावा एक और केस ये हो सकता है कि हमने पेशेंट को खोला, चीर फाड़ा, आगे जो अपेंडिक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अंदर तो कोई इन्फ्लेमेशन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वेल हम बाकी जो अदर पॉसिबल कॉजेज़ है उन्हें देखेंगे। सो क्या क्या अदर कॉजेज़ हो सकती हैं, 2 फीट अवे फ्रॉम द आइलियम अगर हम जाएँ तो वहाँ पर मैकल्स डाइवर्टिकुलम मिलेगा, उससे देखेंगे। फीमेल है तो राइट ओवरी को देखेंगे। और अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता तो उस अपेंडिक्स को फिर भी रिमूव कर देंगे ताकि फ्यूचर में कोई फर्दर डायग्नोस्टिक डिफ़िकल्टीज हमें ना मिले। सो अगर नॉर्मल अपेंडिक्स भी है तो हम उसे फिर भी काट देंगे और बाकी अदर कॉजेज़ को देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैकल्स डाइवर्टिकुलम या राइट ओवरी। इसके अलावा एक केस ये हो सकता है कि हमने पेशेंट खोला है और आगे से अपेंडिक्स मिल ही नहीं रही,
तो इस केस में क्या करेंगे, सीकम को हम फ्री करेंगे, मोबिलाइज करेंगे और जो टीनिया कोलाई है उसे ट्रेस करते करते कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ टीनियाए तक जाएंगे जो कि सीकम के ऊपर होगा और वहाँ पे ये अपेंडिक्स की जो है वो बेस होगी। और अगर वहाँ पर अपेंडिक्स नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि अपेंडिक्स जो है वो कंजेनिटली कहीं और है या एब्सेंट है। इसके अलावा एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि हमने खोला पेशेंट को, आगे से जो अपेंडिक्स है वो परफोरेटेड है और पेशेंट जो है वो पेरोटिनाइटिस के साथ है। ऐसे में क्या करेंगे कि ऐसे पेशेंट आते ही पेरोटिनाइटिस के साथ है, इन पेशेंट्स को हम सबसे पहले रिससिटेट करेंगे। रिससिटेट करने के बाद हम लोअर मिड लाइन इंसिजन देंगे, पेरिटोनियल कैविटी को वॉश करेंगे विद अ नॉर्मल सलीन और फिर साथ अपेंडेक्टमी करेंगे, यानी 2 काम करेंगे, पेरिटोनाइटिस को भी ट्रीट करेंगे, वॉश करेंगे और साथ अपेंडेक्टमी भी करेंगे। अब एक और केस ये हो सकता है कि हमने पेशेंट को खोला, आगे अपेंडिकुलर मैस मिल गया, एब्सेस मिल गया और हम उसे इजीली रिमूव नहीं कर सकते। अपेंडिकुलर एब्सेस में क्या करेंगे, हम इसमें लोकल पेरिटोनियल टॉयलेट करेंगे, एब्सेस होगा उसे ड्रेन करेंगे और आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। 3 काम करेंगे, टॉयलेट, ड्रेनेज एंड एंटीबायोटिक्स। टॉयलेट पेरिटोनियम के लिए, ड्रेनेज एब्सेस के लिए, एंटीबायोटिक्स वैसी एब्सेस और प्रोफाइलैटिक के लिए। इसके अलावा एक और ये केस हो सकता है कि हमारे पास पेशेंट आया अपेंडिसाइटिस का और पेशेंट को साथ साथ क्रोहन डिजीज़ भी है। इस केस में देखेंगे कि अगर तो सीकल वॉल हेल्दी है या नहीं है। अगर तो सीकम यानी सीकल वॉल जो है वो हेल्दी है एट द बेस ऑफ अपेंडिक्स तो हम सिंपली अपेंडेक्टमी कर देंगे, उस अपेंडिक्स को निकाल देंगे। अगर तो अपेंडिक हमारे पास डिजीज़ है, यानी कि हमें पता है कि क्रोन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, इसके लीजन्स होते हैं और इसने इन्वॉल्व कर दिया अपेंडिक्स को भी और अपेंडिक्स इस केस में डिजीज़ है, तो हम सिंपली कंजर्वेटिव अप्रोच के थ्रू इसको डील करेंगे और प्रेफर करेंगे कि इन्फ्लेमेशन जो है वो पहले सेटल हो जाए। क्योंकि अगर इस केस के अंदर इन्फ्लेम डिजीज़ अपेंडिक्स के अंदर हमने अपेंडेक्टमी करने की कोशिश की तो उसकी वजह से फिस्टुला बन सकता है, फिस्टुला की वजह से फीकल मटेरियल सारा बाहर आएगा और उसकी वजह से फीकल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। उसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अपेंडेक्टमी की बात करें तो हमारे पास पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, बहुत अनकॉमन है। फिर भी अगर देखें तो वूंड की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, रेस्पिरेटरी, आइलियस, इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस, वीनस थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म हो सकती है और पोर्टल पाइमा हो सकता है। इसके अलावा फर्दर देखें तो फीकल फिस्टुलास बन सकते हैं या फिर एडिशंस बन सकती हैं जिसे हम कहेंगे एडिसिव इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर भी अगर सबसे पहले बात करें वूंड इन्फेक्शन की तो वैसे तो सारी ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अनकॉमन है, अगर फिर भी देखें तो वूंड इन्फेक्शन जो है वो हेड लिस्ट पर आती है, टॉप ऑफ द लिस्ट आती है। वूंड इन्फेक्शन जो है वो 5 to 10% पेशेंट में होगी। इसमें जो पेशेंट है प्रेजेंट करेगा पेन के साथ, एरेथीमा ऑफ वूंड के साथ ऑन 4th और 5th पोस्ट ऑप डे में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वेल वूंड ड्रेनेज करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रेयर हैं और इसमें एनाल्जेसिया और फिजियोथेरेपी करेंगे। आइलियस हो सकता है जिसे हमने कहा ए डायनेमिक आइलियस यानी फंक्शनल आइलियस, इसके अंदर कोई मैकेनिकल कॉज नहीं है, कोई लीजन नहीं है और ये हमारे पास कुछ दिन जो है वो चल सकता है। अगर तो ये 4 से 5 दिन से ज़्यादा हो जाए और साथ फीवर भी हो जाए तो फिर सोचना पड़ेगा कि शायद पेशेंट जो है वो सेप्सिस के अंदर है। इसके अलावा इंट्राएब्डोमिनल एब्सेसेस हो सकते हैं। अब जो एब्सेसेस हैं ना वो एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा रेयर है, हम पेशेंट को प्री ऑप एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसकी वजह से इसका इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। खैर 5 to 7 पोस्ट ऑफ डे के ऊपर अगर फिर भी स्पाइकिंग फीवर हो, मैलेज हो, तो इसका मतलब कि इंट्रापेरिटोनियल कोई कलेक्शन है और इसमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, सीटी कराएंगे तो डायग्नोसिस बन जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, परक्यूटेनियस ड्रेनेज विच इज़ अल्ट्रासाउंड और सीटी गाइडेड। एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम कहेंगे वीनस थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म, ये रेयर है, एल्डरली में होंगे, वुमेन में होंगे, ऐसे ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हाइपर कोएगुबल स्टेट है, फॉर एग्जांपल ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, चल फिर नहीं रहे, प्रेगनेंसी है या फिर कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर एडिकेट प्रोफाइलैक्सिस हम वैसे ही हेपारिन वगैरह का दे देंगे। इसके अलावा पोर्टल पाई में रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इसमें होगा क्या, हाई ग्रेड फीवर, राइगर्स और जॉन्डस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिवर इफेक्ट होगा। अब होगा क्या, ये हमेशा गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस के बाद होता है। होगा क्या कि जैसे ही हमने गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस को ऑपरेट किया है, इसकी वजह से जितने सारे बैक्टीरिया हैं वो ब्लड में फैल गए, सेप्टिसीमिया हो गया। हमें पता है कि जो गैंग्रीन और जितना जीआई से सारा ब्लड होता है ये पोर्टल वेन के थ्रू पहले लिवर में जाता है, वहाँ से साफ़ होता है, फिर हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू आगे जाता है और हार्ट में जाता है। मीन टू से जितना जीआई का ब्लड होता है वो सबसे पहले लिवर में जाता है पोर्टल वेन के थ्रू। तो इस केस में जब हमने
गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस को ऑपरेट किया, सेप्टिसीम हुआ है, पोर्टल वेन में जितना ब्लड है वो अब इन्फेक्टेड हो गए, यही सारा ब्लड जो है लिवर के ऊपर जाएगा और वहाँ पर इंट्राहेपेटिक एब्सेसेस बनेंगे, जॉन्डस होगा, राइगर्स होंगे। राइगर्स क्यों होते हैं? राइगर्स हमेशा एब्सेस में होते हैं। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर होगा। ट्रीटमेंट क्या है? वेल, पहली बात एंटीबायोटिक्स देंगे, दूसरी बात एब्सेस है तो उसे ड्रेन करेंगे। सो देयर इज परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ एब्सेस एंड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा फिकल फिस्टुलास बन सकते हैं। ये क्यों बन सकते हैं? जब स्टम्प में से लीकेज हो, एडीमा या इन्फ्लामेशन सीकम में हो, या फिर क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर अगर हमने अपेंडेक्टमी कर दी है तो इस केस में फिस्टुला बनेगा। ट्रीटमेंट क्या है? वेल, इसमें कंजर्वेटिवली ट्रीट करेंगे विद लो रेजिडुअल एंड्रोल डाइट। इसके अलावा एडिशंस बन सकते हैं जिसकी वजह से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, हम इसे कहेंगे दिस इज एडिजिव इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज द मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन। इसमें होगा क्या कि सिंगल फाइब्रस डेंस बैंड बनेगा, उस बैंड की वजह से सारी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? लैप्रोस्कोपी। नाउ लैप्रोस्कोपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एडिजिव इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसे हम कंफर्म भी करेंगे डायग्नोसिस अपना, और इसके अलावा डिवाइड करेंगे डीएन को। सो इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस एंड डिवीजन। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ रिकरेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब ऐसे पेशेंट्स जिनमें हमने अपेंडिसाइटिस को ऑपरेट किया वो फिर आ जाते हैं हमारे पास रिपीटेड अटैक्स की हिस्ट्री लेकर। वो कहते हैं वैसे ही पेन है, पेरीएम्ब्लाइकल पेन है, एनोरेक्सिया भी है, नोजिया भी है, और वो कुछ महीने बाद आए हैं। तो ये हमारे पास रिकरेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अब ये क्यों हुआ है? वेल, इस केस में जो है वो फाइब्रोसिस हुई है। फाइब्रोसिस दैट्स बिकॉज ऑफ प्रीवियस इन्फ्लेमेशन। इसके बाद नेक्स्ट है पेंडिकुलर मैस, या जिसे कहें हम पेरीपेंडिकुलर फ्लैगमन। अब होता क्या है कि हमें पता है कि जो ग्रेटर मोमेंटम है दैट इज पुलिसमैन ऑफ द जीआई ट्रैक। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है ये मोमेंटम जो है ना उधर क्रीप करता करता जाता है और उसको सराउंड कर लेता है और वॉल ऑफ कर देता है कि वो इन्फ्लेमेशन बाकी ना फैले। तो एक्यूट पेंडिसाइटिस में हुआ क्या है कि यही ग्रेटर मोमेंटम या फिर किसी हद तक स्मॉल बावल के जो लूप्स हैं वो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के साथ अडेयर कर गए हैं। अडेयर क्यों कर गए हैं? ताकि वो रोक रहे हैं, वॉल ऑफ कर रहे हैं, इन्फेक्शन ना स्प्रेड करे, पेरिटोनियल कंटामिनेशन ना हो, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगा? एक इतना बड़ा मैस बन जाएगा जिसे हम कहेंगे फ्लैगमिनस मैस इन द राइट आइलिक फोसा, और इसे हम कहेंगे दिस इज अपेंडिकुलर मैस। हुआ क्या है कि इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के ऊपर ग्रेटर मोमेंटम चढ़ा हुआ है। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? पेशेंट जो होगा वो हिस्ट्री देगा पेन इन राइट आइलिक फोसा की दैट इज एसोसिएटेड विद एनोरेक्सिया नोजिया फॉर 3 days विच आर द फीचर्स ऑफ अपेंडिक्स। साइंस क्या होंगे? टेंडर मैस होगा, इस केस में मैस बन गया इन द राइट आइलिक फोसा। उसके अलावा कुछ रिजिडिटी एब्डोमिनल के जो है वो फीचर्स में आएगी। सो एब्डोमिनल रिजिडिटी जो होगी पेशेंट उसके साथ प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें पेंडिकुलर मैस के, तो कार्सिनोमा ऑफ सिकम हो सकता है, टीबी हो सकता है, आइल्यूसिकल टीबी, क्रॉन डिजीज, एक्टिनोमाइकोसिस, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कार्सिनोमा या आइलिक लिम्फेडिनाइटिस। मैनेजमेंट, मैनेज किस तरह करना है? अब क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है उसके ऊपर फ्लैगमेंट चढ़ गया है और मास बन गया है, सो जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो तो ऑलरेडी लोकलाइज है, वो हमें साफ नज़र आ रहा है, और सर्जरी जो है ना इस केस में डिफ़िकल्ट है और डेंजरस है। अब होगा क्या कि सबसे पहले हम अपेंडिक्स को ना जो है आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट करनी, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग नहीं करनी, क्योंकि इस केस में जो है वो इन्फ्लामेशन है, और अगर बहुत ज़्यादा हमने पंगे लेने की कोशिश की तो उसकी वजह से आयाट्रोजेनिक इंजरी या फिस्टुला जो है बन सकता है और कंटैमिनेशन हो सकती है, पेशेंट पेरिटोनिटिस में जा सकता है। सो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इस केस में सिंपली क्या करेंगे? कंजर्वेटिवली ही मैनेज करेंगे। जब भी फ्लैगमेंट बन जाएगा हम उसे कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। अब मैनेज कंजर्वेटिवली किस तरह करेंगे? ऑसनस शेरन रेजिमेन के थ्रू करेंगे। अब ये रेजिमेन क्या है? वेल, यही है कि पेशेंट को लॉलीपॉप्स ही देने हैं। क्या क्या लॉलीपॉप्स हो सकते हैं? वेल, उसका जो है जनरल कंडीशन रिकॉर्ड करो, पेशेंट को एनपीओ पे रखो, कुछ नहीं खाना, हर 4 घंटे बाद पल्स देखो, हर 4 घंटे बाद टेम्परेचर देखो, फ्लूइड मेंटेन करो, उसका चार्ट बना लो, आईवी कितना दे रहे हैं वो लिखते जाओ। ठीक है, इसी तरह एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दे रहे हैं, ट्रिपल रेजिमेन की दे रहे हैं। इसके अलावा मास का जो साइज़ है ना उसको मैयर करें, कंट्रास्ट इन्हांस सीटी जो है वो करें, एब्सेस है उसे ढूंढें। ठीक है, और अगर एब्सेस है तो उसे सीटी गाइडेंस के अंडर ड्रेन करें। सो ये सारे जितने लॉलीपॉप हैं मीन टू से हम कंजर्वेटिवली मैनेज करें, हम अभी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे, सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे। सो प्रोग्नोसिस इसका क्या है कि हम देखेंगे कि 24 से 48 घंटे के बाद ना जो पेशेंट की
हालत है वो थोड़ी इम्प्रूव होने लग जाएगी। और 5वें दिन के ऊपर तो पेशेंट जो है वो खाना भी खाना स्टार्ट कर देगा। पहले तो उसे एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और ये सब हो रहा था। अब वो 5वें दिन पर कहेगा कि जी मुझे खाना दो, ठीक है। फिर उसके पल्स, बीपी वगैरह जो सब नॉर्मल हो जाएंगे। मास का जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो सर्जरी है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह जितना जल्दी हो सके उसकी ओरल फीडिंग जो है उसे कंटिन्यू करना है, ओरल एंटीबायोटिक्स देनी है। और इसके अलावा 90% ऑफ केसेस के अंदर यही जो रेजिमेन है ये कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। हाँ, एक दफ़ा सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, फिर हम उसके बाद इंटरवल अपेंडेक्टमी करेंगे आफ्टर 6 to 8 वीक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने उस वक्त ही क्यों नहीं अपेंडेक्टमी की। अगर अपेंडेक्टमी ही करनी थी तो फिर 6-8 हफ्ते का इंटरवल अपेंडेक्टमी क्यों कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं की। वेल, इसका आंसर ये है कि उस वक्त जो है वो फ्लैगमेन बना हुआ था, पेंडिकुलर मास बना हुआ था, उसके ऊपर आकर मोमेंटम चढ़ा हुआ था, सारी एनाटमी हिली हुई थी। इस केस में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी, और अगर हम कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर देते तो आयर्टोजेनिक फिस्टुलास बन जाने थे। सो हमने इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन होने का थोड़ा बड़ा टाइम दिया। इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि केस बिगड़ रहा है। अब ये स्केड्यूल जो है ना, इसको छोड़ देना चाहिए और सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। हाँ, जब भी ये वाले फीचर्स हो जाएं तो फिर हमें ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फ़ौरन स्टॉप कर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पेशेंट की पल्स जो है वो राइज होने लग जाए, इसको छोड़ दो, ये कंजर्वेटिवली आप नहीं मैनेज करना। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन जो है इंक्रीज़ हो जाए, मास का जो साइज़ है वो बढ़ो, वॉमिटिंग के एपिसोड ज़्यादा हो, सो इन सारे केसेस में क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को फ़ौरन ही रोक देंगे। ये सारे साइंस क्या बता रही हैं, सारे साइंस बता रहे हैं कि पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं पस है। तो फिर हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या सीटी कराएंगे, वो एरिया देखेंगे जहाँ पर पस है और या फिर एब्सेस है, तो फिर उस एब्सेस को हम परक्यूटेनियसली ड्रेन कर लेंगे। इसके बाद अगर बात करें अपेंडिकुलर एब्सेस की, तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के बाद एब्सेस बनेगा और ये प्रेजेंट करेगा 5 to 10 days ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। फीवर के साथ करेगा, फीवर जो होगा स्पाइक के साथ आएगा। इसके अलावा अपेंडिकुलर मास की एक और एटियोलॉजी देखें तो ये क्यों होता है, जब हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की थी अपेंडिकुलर फ्लैगमन या मास की और वो फेल होगी, तो उसके बाद एब्सेस जो है वो बन सकता है। क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी, वेल जब भी एब्सेस होता है तो उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है विद राइगर्स एंड चिल्स, बहुत ज़ोर ज़ोर से राइगर्स, पेशेंट कांपता है, टेकी होगा, पैल्पेबल मास होगा इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे, इट इज़ कन्फर्म्ड बाय एब्डोमिनल सीटी या अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ज़ाहिर है एब्सेस है तो उसकी ड्रेनेज करेंगे। ड्रेनेज किस तरह कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस भी कर सकते हैं। सो अगर सबसे पहले बात करें परक्यूटेनियस ड्रेनेज की, तो ये हम सीटी या अल्ट्रासाउंड गाइडेड करेंगे। ओपन की बात करें तो ओपन में ये रियली डिपेंड करता है कि एब्सेस है कहाँ पर। फॉर एग्जांपल, अगर तो एब्सेस हमारा सीकल एरिया में, सीकल एरिया का क्या मतलब, रीट्रोसीकल या सबसीकल, तो इस केस में हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियली ड्रेन करेंगे। अगर एब्सेस हमारा इलियल है, आइलियम के पास है, फॉर एग्जांपल प्री आइलियल या पोस्ट आइलियल, तो इस केस में हम ओपन पेरिटोनियल कैविटी से ड्रेन करेंगे। और अगर हमारा जो एब्सेस है वो पेल्विस में है, तो इस केस में हम रेक्टम के थ्रू ड्रेन करेंगे। सो फॉर retrocecal and subcecal, extraperitoneal drainage; for post-ileal and pre-ileal, open peritoneal cavity and drain the abscess; for pelvic abscess, drain through rectum. इसके अलावा हम अपेंडेक्टमी भी कर सकते हैं, जिसे कहेंगे इंटरवल अपेंडेक्टमी। ये अपेंडिकुलर मास में करेंगे। इंटरवल का मतलब है कि हम 6 से 8 हफ्ते का वेट करेंगे, जब सब कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह सब सेटल डाउन हो जाएगा, एब्सेस को हम ड्रेन कर लेंगे, तो फिर उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद दोबारा अपेंडेक्टमी करेंगे, विच इज़ इंटरवल अपेंडेक्टमी। इसके अलावा अगर ट्यूमर्स ऑफ अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स में कौन कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं, कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है, एडनोकार्सिनोमा, म्यूसिनस नियोप्लाज्म हो सकते हैं, लिम्फोमास हो सकते हैं। अब मेजॉरिटी जितने भी अपेंडिक्स ट्यूमर के हैं वो प्रेजेंट करते हैं एज एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी जब हम पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो आगे से क्या निकलता है, ट्यूमर निकलता है। सो डायग्नोसिस जो होगा इसका सिर्फ हिस्टोलॉजी के ऊपर बना सकते हैं। जो अपेंडेक्टमी की है, जो अपेंडिक्स का जो सैंपल है वो हिस्टोपैथो लैब में भेजेंगे और हिस्टोलॉजी पता चल जाएगा कि अपेंडिक्स का ट्यूमर है या नहीं है। सो अगर सबसे कॉमन अपेंडिक्स के ट्यूमर की बात करें, दिस इज कार्सिनॉइड सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम है विच इज़ अर्जेंटाफिनोमा। ठीक है, ओमा मीन्स मैस, अर्जेंटाफिन ये वो सेल्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट बॉडी के सारे ही
हार्मोन्स बनाते हैं एक्सेप्ट स्टीरॉयड हार्मोन्स, और इन्हें हम कहते हैं दीज आर एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। तो अगर कार्सिनॉइड ट्यूमर की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन अपेंडिकल ट्यूमर है। 70% अगर अपेंडिक्स से ट्यूमर्स निकल रहे हैं तो वो कार्सिनॉइड ट्यूमर होंगे और ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम कराते हैं। सो अपेंडिक्स इज़ द मोस्ट कॉमन साइट। इसके अलावा ये बाकी साइड से भी निकल सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल बावल में से निकल सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? वेल, ये हमेशा अपेंडिक्स की टिप में से निकलेंगे, और जब हम अपेंडेक्टमी करेंगे तो अपेंडिक्स की अगर टिप जो है वो बहुत ज़्यादा बजी हुई है तो इसका मतलब दिस इज़ कार्सिनॉइड ट्यूमर। फिर हम इसको हिस्टोपैथो भेजेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्टेन करेंगे क्रोमोग्रानिन ए को, या जिसे हम कहें साइनेप्टोफाइजिन स्टेन को। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि ट्यूमर का साइज़ कितना है। अगर तो साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है तो अपेंडेक्टमी कर देंगे, और अगर तो साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, या सीकल की वॉल जो है वो इन्वॉल्व है, तो इस केस में राइट हेमिकुलेक्टमी करेंगे। राइट हेमिकुलेक्टमी में क्या करते हैं कि 30 सेंटीमीटर जो आइलियम का डिस्टेंस है वहाँ से हम काटना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिकम काटते हैं, असेंडिंग कोलॉन काटते हैं, हेपेटिक फ्लैक्चर काटते हैं, और ट्रांसवर्स कोलॉन का 1/3 सेगमेंट काटते हैं। इसके अलावा फाइनली हमारे पास है एडनोकार्सिनोमा अपेंडिक्स का। नाउ दिस इज़ अ वेरी रेयर ट्यूमर, और अगर हम सारे पेंडिकुलर ट्यूमर्स को देखें तो ये इसका 15% बनाता है। अब अगर ये अपेंडिक्स के ऊपर ही निकल गया है तो ठीक है, आइडेंटिफाई हो जाता है। हाँ, अगर ये अपेंडिक्स की बेस में से निकल रहा है, फिर इसे बड़ा मुश्किल से हम फाइंड आउट करते हैं कि बेस में से निकल रहा है, अपेंडिक्स में से निकल रहा है, कि सीकम में से निकल रहा है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? राइट हेमिकुलेक्टमी। अब इंडिकेशंस क्या है अपेंडेक्टमी? अपेंडेक्टमी हमने करनी क्यों है, किन किन में? एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, अपेंडेक्टमी करेंगे। इसी तरह अपेंडिक्स के अंदर म्यूकोसील बन गया है, अपेंडेक्टमी। इसके अलावा डाइवर्टिकुलम हो गया अपेंडिक्स का, इंटरस्क्रिप्शन हो गया, कार्सिनॉइड ट्यूमर है अपेंडिक्स का, या सिकोस्टमी करिए, तो इस सारे केसेस में हम अपेंडेक्टमी करेंगे। उसके अलावा सर्जिकल यूजेस क्या हैं अपेंडिक्स के? यूरिटैरिक इंजरी रिपेयर। जब भी यूरिटर्स हमारे इंजर्ड होते हैं तो फिर हम अपेंडिक्स को ना यूज़ कर लेते हैं उसकी जगह पे। इसके अलावा इलियल कंडुइट हमने बनाना होता है कंटिनेंट पाउच के लिए। हमें पता है कि जब हमने पाउच बनाना होता है एक नया, जिसे हम कहते हैं नियो ब्लैडर, सो इस केस में हम अपेंडिक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो यूरिटैरिक इंजरी और इलियल कंडुइट बनाने के लिए, यानी नियो ब्लैडर के अंदर जो हमने डाइवर्ट करना होता है हाइलियम को, इन सारे केसेस के अंदर हम इन दोनों केसेस के अंदर अपेंडिक्स को यूज़ कर सकते हैं।